बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कल आप लोगों को जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। अब इसके बाद आप लोगों के पास है लेक्चर नंबर 18, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, जहां से कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज का एंड होता है वहीं से अब आप लोगों के पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं और एक दूसरी बॉन्डिंग है उसके बारे में पढ़ाना है। तो सबसे पहले तो जो है वो आपके पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये चीज क्या होती है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन बिटवीन द टू डायपोल्स molecule. The force of attraction present in between the two dipole molecule is called dipole-dipole interaction. In a polar covalent bond, each atom carry partially positive and partially negative charge. Such bonds are described as dipole. In such bond, partial positive and attract partial negative and of neighbor molecule. देखिए बेसिकली बेटा, जो आप लोगों के पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड था, डायपोल डायपोल बॉन्ड जो है वो उसी से रिसेंबल करता है, उसी से मिलता जुलता बॉन्ड है डायपोल डायपोल बॉन्ड। बेसिकली जो है इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज कोवलेंट की होती है और कुछ प्रॉपर्टी जो है वो आयोनिक की होती है। ठीक है, और यहाँ पर इन अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पर भी वो बेसिकली वो यही बोलना है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि पार्शियली पॉजिटिव होता है और पार्शियली नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी पार्शियली का मतलब यह है कि वो पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि पूरा होता तो फिर तो वो आयनिक बॉन्ड बन जाता। तो डायपोल डायपोल के अंदर भी यही प्रॉपर्टी है कि ऐसे डिसिमिलर एलिमेंट के दरमियान में ये बॉन्ड बनता है जिसमें कुछ हिस्सा आयोनिक की प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ उसके अंदर जो है वो कोवलेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, द स्ट्रेंथ of their attraction depends on the difference between the electronegativities of the atoms, which for the polarized bond, the greater the difference in En value, the stronger the polarization of the bond and the greater the dipole-dipole interaction. अब देखिए बेटा, वही बात इसमें बता रहे हैं कि इन बॉन्ड्स के दरमियान में जो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ किस चीज से डिफाइन होती है? वो स्ट्रेंथ डिफाइन होती है डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज। यानी कि इनकी ईएन वैल्यू जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इनकी ईएन वैल्यू के दरमियान में, उतना ही कल मैंने बताया था वो आयोनिक के करीब होता जाएगा। डिफरेंस जितना ज्यादा होगा ईएन वैल्यू में, वो आयोनिक की प्रॉपर्टी के उतना करीब होगा। और जितना वो आयोनिक की प्रॉपर्टी के करीब होगा, जितना वो आयोनिक की प्रॉपर्टी के करीब होगा, उतना ही उसके दरमियान की जो बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। और जितना वो कोवेलेंट के करीब होगा, उतनी ही बॉन्डिंग जो होगी वो उसकी वीक बॉन्डिंग होगी। तो जो प्रॉपर्टीज, जो डेफिनेशन पोलर कोवेलेंट की है, वही तकरीबन जो है वो आपकी डायपोल डायपोल की भी प्रॉपर्टीज है। अब इसके बाद आप लोगों के पास है नॉन पोलर बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए बेटा, जिस तरह आप लोगों को कल पढ़ाया था कि आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी जो है वो दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होता है आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको पढ़ा दिया है कि इफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इज बॉन्डेड एटम इज अप टू 1.7, अगर दो बॉन्डेड एटम के दरमियान में उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 तक आ रहा है, तो वो जो है वो आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी आयोनिक की होती है और कुछ प्रॉपर्टी जो है वो कोवेलेंट की होती है। जबकि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो है आपका इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज ऑफ बॉन्डेड एटम इज जीरो, देन द बॉन्ड इज कॉल्ड प्योर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखें, अगर आपके बॉन्ड के दरमियान की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज हैं, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज हैं आपके बॉन्ड में, यानी जो जिन दो एलिमेंट से मिलकर बॉन्ड बन रहा है, आप उनकी ईएन वैल्यूज निकालेंगे। ईएन वैल्यूज आपको पीरियोडिक टेबल में गिवन होती हैं, तो आप उन की ईएन वैल्यूज को निकालकर उसका डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो डिफरेंस जीरो के बराबर आ रहा है तो बॉन्ड जो होगा आपका, वो आपका
नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा या फिर वो आपका प्योर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा, या तो नॉन पोलर कहलाएगा या फिर प्योर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। देखिए आमतौर पे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सेम एलिमेंट के दरमियान में बनता है, सिमिलर एलिमेंट्स के दरमियान में, क्योंकि ईएन वैल्यू का डिफरेंस जो है वो आमतौर पे सिमिलर एलिमेंट्स के दरमियान में ही आता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि Cl2 की एक बॉन्डिंग हो रही है, यानी क्लोरीन क्लोरीन के साथ ही कंबाइन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और जब इसको कोई पार्टनर नहीं मिलता तो ये अपने ही पार्टनर के साथ जो है वो कंबाइन हो जाता है। तो यहाँ पर हम ईएन वैल्यू क्लोरीन की देखें तो ईएन वैल्यू क्लोरीन की क्या है, 3.0 है। अब दो क्लोरीन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो 3.0 में से हम 3.0 को माइनस कर देंगे, क्योंकि क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है ईएन वैल्यू का। तो अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो माइनस कर देंगे दोनों की ईएन वैल्यूज को, तो टोटल डिफरेंस क्या आया दोनों का, 0। तो ये जो आपका बॉन्ड हुआ वो क्या हुआ, प्योर कोवलेंट बॉन्ड या फिर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर ये डिफरेंस 0.1 से लेकर 1.7 तक आता, सही है, अगर ये डिफरेंस 0.1 से 1.7 तक आता तो फिर वो आपका कहलाता पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और अगर ये डिफरेंस 1.7 से एक्सीड कर जाए, यानी कि 1.7 हो से एक्सीड कर जाए, 1.8 हो जाए, 1.9, 2 और 2.1, तो वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। तो अगर ये डिफरेंस 1.7 से एक्सीड कर गया तो वो आपका कहलाएगा इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर वही है। और बेटा देखें, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड को ही कहते हैं, ठीक है। तो अगर डिफरेंस ईएन वैल्यूज का ज्यादा हो जाए तो फिर उसके अंदर कोवलेंट प्रॉपर्टी कंप्लीटली खत्म हो जाती है और उसके अंदर टोटल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी आयोनिक की आ जाती है। तो यहाँ पर इफ द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ बॉन्डेड एटम इज ग्रेटर देन 1.7 एंड अप टू 2.1, देन द बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवायलेंट और प्योरली आयोनिक। तो अगर इनका डिफरेंस 1.7 या 1.7 से बड़ा है और 2.1 तक है तो वो आपका आयोनिक कहलाएगा या फिर कोवलेंट इलेक्ट्रोवायलेंट कहलाएगा। तो बेटा यहाँ पर ईएन वैल्यू देखें इसकी, सोडियम की ईएन वैल्यू होती है 0.9 और क्लोरीन की ईएन वैल्यू जो है वो 3.0 होती है। अब अगर हमने ये पढ़े हम सोडियम क्लोराइड के बारे में, तो सोडियम क्लोराइड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है फॉर्मेशन उसकी, वो वैसे भी आयोनिक कंपाउंड है। अगर हम ईएन वैल्यू के हिसाब से इसको जज करें तब भी प्रूव हो रहा है कि ये आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि आप इनकी वैल्यूज को आपस में माइनस करें, 3 में से आपने 0.9 माइनस किया तो आप लोगों के पास क्या आ गया, 2.1। तो जिससे ये पता लग रहा है कि ये जो है वो आपका प्योर आयोनिक बॉन्ड है और इसके अंदर कोवलेंट की कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। तो बेटा यहां तक क्लियर है बात। यस सर। अब इसके बाद आप लोगों के पास है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जब आप लोगों के पास ये सारे बॉन्डिंग हो गई, आयोनिक हो गई, कोवलेंट हो गई, कोवलेंट की टाइप्स हो गई, और कोवलेंट की टाइप्स के बाद जो है वो कोवलेंट की एक और आपके पास सब टाइप्स हो गई जो कि पोलर और नॉन पोलर में डिवाइड होती है। तो अब इसके बाद आपके पास बॉन्डिंग आती है हाइड्रोजन बॉन्ड। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स in the polar molecules containing hydrogen atom is covalently bonded of atom of higher electronegativities such as nitrogen, oxygen, fluorine, etc. is called hydrogen bond. देखिए बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है, यानी पोलर वही जिनके अंदर कुछ ना कुछ आयोनिक प्रॉपर्टी मौजूद होगी। और ये स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि सिर्फ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बनता है, यानी उन एलिमेंट्स के साथ बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। और इस बॉन्ड के लिए एक तरफ हाइड्रोजन का होना नेसेसरी है, विदाउट हाइड्रोजन ये बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। यानी एक तरफ तो एक एलिमेंट आपके पास कंफर्म है, वो क्या कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो आपके पास नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है या क्लोरीन हो सकता है, ठीक है। तो वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा, क्योंकि ये आपके हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बहुत हाई होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यूजुअली, पहला तो हाइड्रोजन होगा ही कंफर्म क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, और दूसरा जो पार्टनर होगा वो यूजुअली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है
वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो HF के दरमियान में होता है, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान में, वेयर द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर इन लॉन्ग चेन लाइक एग्रीगेट्स। यानी इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके लॉन्ग चेन फॉर्म में कंबाइन हुए हुए होते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है is weak bond as compared to ionic and covalent bond, that is it is much strongest than other dipole dipole interaction। देखिए हाँ, अगर इसका कंपैरिजन हम आयोनिक और कोवलेंट के मुकाबले में करवाएं तो ये जो है वो आयोनिक और कोवलेंट के मुकाबले में वीक बॉन्ड होता है। ठीक है। द हाइड्रोजन बॉन्ड हैज इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो है वो अपनी जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पर असर डालता है। जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है तो वो कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज में काफी जो है वो असर डालता है इसका। ठीक है। तो वाटर आपकी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आता है। ठीक है। अमोनिया आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आता है। इसी तरह जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड ये भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद बेटा आप लोगों के पास एक और स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग आती है जो कहलाती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। क्या कहलाएगी? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और coordinate covalent bond, the covalent bond in which a lone pair of electron is provided by only one atom for sharing with other is called coordinate covalent bond। बेटा देखिए, coordinate covalent bond is a special type of covalent bond in which bond is formed by sharing one electron only। देखिए बेटा, अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा था कि या तो शेयरिंग होती है या फिर ट्रांसफर होता है। और ट्रांसफर में क्या होता है कि ट्रांसफर में जो है एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है, दूसरा उसको गेन कर लेता है, जो कि आपका कहलाएगा आयोनिक बॉन्ड। सही। और शेयरिंग में क्या होता है कि शेयरिंग में जो है वो दोनों अपने अपने पार्टनर को शेयर करते हैं, जो कि कहलाएगा आपका जो है आपका कोवलेंट बॉन्ड का बॉन्ड कहलाएगा, जिसमें दोनों तरफ से शेयरिंग होती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो है वो हाइड्रोजन क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन को शेयर करेगा। जिस तरह आपको पढ़ाया था, मीथेन था, एक जो है वो कार्बन शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन शेयर करेगा। तो या तो ये जो है या तो कंप्लीट ट्रांसफर होता है या फिर जो है वो शेयरिंग होती है। बट इन्हीं के बीच में एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग आती है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें होता ये है कि शेयरिंग तो होती है बट एक तरफ से शेयरिंग हो रही होती है। सही है। यानी सिर्फ एक एलिमेंट अपना पार्टनर शेयर करता है और दूसरा उस शेयरिंग को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। दूसरा खुद शेयर नहीं करता, सिर्फ एक एलिमेंट अपना पार्टनर शेयर करेगा और दूसरा उस शेयरिंग को एक्सेप्ट कर लेगा। सही है। और खुद उस शेयरिंग में रोल प्ले नहीं करेगा, तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यानी आप लोग ये कह सकते हैं कि ये आयोनिक से बहुत ज्यादा मिलता जुलता बॉन्ड होता है, क्योंकि आयोनिक में भी क्या होता है? ट्रांसफर होता है। और इसमें भी जो है, और आयनिक में भी बेसिकली क्या होता है? वन साइडेड काम हो रहा होता है। एक डोनेट करता है, दूसरा गेन करता है, यानी एक का लॉस हो रहा होता है, दूसरे का गेन हो रहा होता है। ठीक है। जबकि कोवलेंट में तो दोनों तरफ से शेयरिंग हो रही होती है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी जो है वो एक शेयर कर रहा होता है और दूसरा जो है वो उसको उस शेयरिंग को एक्सेप्ट कर रहा होता है। ठीक है। और दूसरा उस शेयरिंग में रोल प्ले नहीं करता, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है वो आयोनिक बॉन्ड से बहुत ज्यादा रिसेम्बल बॉन्ड होता है, आयोनिक से मिलता जुलता बॉन्ड होता है। तो यहां पर बेटा देखें, इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है इन्होंने। When a nitrogen atom combine with three hydrogen atom to form molecules of ammonia, the nitrogen atom is surrounded by the bonding pairs and a lone pair of electron। कि यहां पर क्या है, इस हाइड्रोजन के तीन एटम्स हैं यहाँ पर और एक नाइट्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन इसकी तरफ शेयरिंग की तरफ जाएगा और नाइट्रोजन उस शेयरिंग को एक्सेप्ट करते हुए तीन हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा और उसको हम कहेंगे अमोनिया। जो है जो बॉन्ड फॉर्म होगा अमोनिया फॉर्म होगा। इसी तरह दूसरे केस के अंदर क्या होगा कि ये है आपका अमोनिया
और ये इस वक्त स्टेबल फॉर्म में है। अब ये है हाइड्रोजन, अमोनिया अपनी शेयरिंग लेकर हाइड्रोजन के पास जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन उस शेयरिंग को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद बन जाएगा अमोनियम। NH3 होता है आपका अमोनिया, NH4 होता है आपका अमोनियम, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट करने के बाद बन जाएगा अमोनियम, ठीक है। तो शेयरिंग जो हो रही है वो वन साइड हो रही है, पहले वाले में हाइड्रोजन की तरफ से हो रही है और दूसरे वाले में अमोनिया की तरफ से हो रही है हाइड्रोजन के पास। तो ये आपका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। और जिस तरह हम आयोनिक जो है, जिस तरह हम लोग कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल, डबल और ट्रिपल लाइन से शो करते थे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को आप लोग जो है वो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को आप किससे, एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एरो क्या है बेटा, एरो में जो आपकी टेल होती है, एरो की ये जो टेल है, टेल रिप्रेजेंट करती है कि कौन शेयर कर रहा है, और हेड रिप्रेजेंट करता है कि कौन उस शेयरिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी किसकी तरफ शेयरिंग हो रही है, सही है। तो NH3, ये टेल NH3 की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है कि NH3 उसको शेयर कर रहा है, और हेड क्योंकि हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन उस शेयरिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये चीज जो है वो आपकी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहलाती है, और इसी वजह से इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, सही है। यानी इसके अंदर भी कोवलेंट का वर्ड आ रहा है। कोवलेंट का वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहरहाल अल्टीमेटली शेयरिंग ही हो रही है, ट्रांसफर नहीं हो रहा। यानी ये बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड के मुकाबले में वीक बॉन्ड होगा, ठीक है, क्योंकि आयोनिक जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और उसमें कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा होता है। अब इसमें अल्टीमेटली जो है वो शेयरिंग हो रही है, बेशक वन साइडेड हो रही हो, बट हो क्या रही है, शेयरिंग ही हो रही है। तो इसके अंदर आयोनिक प्रॉपर्टी मौजूद होगी, बट इटसेल्फ ये आयोनिक नहीं कहलाएगा, ये इटसेल्फ जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कहलाएगा, सही है। अब आप लोगों के पास डिफरेंसेस आते हैं इसके, कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप लोगों के पास है डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें, जो आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है वो किससे फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे होते हैं, उससे जो है वो आपका कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है। और इट कैन बी फॉर्म बिटवीन सिमिलर एंड डिसिमिलर एटम्स। अब देखिए, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आपने पढ़ा, ये सिमिलर के दरमियान में भी बन सकता है और डिसिमिलर के दरमियान में भी बन सकता है। जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बताई, वो सिमिलर के दरमियान में है। इसी तरह जो है वो क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्डिंग बताई, ये सिमिलर एटम है, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है। और डिसिमिलर की हम बात करें तो मीथेन है, CH4, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो अलग अलग एलिमेंट है ना, तो डिसिमिलर एलिमेंट्स के दरमियान में बन रहा है। हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन हो रहे हैं, यानी डिसिमिलर एटम्स हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो आपका सिमिलर एंड डिसिमिलर दोनों किस्म के एलिमेंट्स के दरमियान में फॉर्म हो सकता है। और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो आपका पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसकी EN वैल्यू के ऊपर, कि अगर उसकी EN वैल्यू जो है वो ज्यादा है, अगर उसकी जैसे आप लोगों को वैल्यूज बताई थी बेटा, EN वैल्यू की रेंजेस क्या होती हैं, क्योंकि अभी मैं इसके बाद आपसे EN वैल्यू से रिलेट ही जो है वो एक दो सवाल पूछूंगा, तो जल्दी से बताएं। EN वैल्यू की रेंजेस सब तो याद हो जानी चाहिए आप लोगों को, कि पोलर में क्या रेंज होती है, नॉन पोलर में क्या रेंज होती है। आयशा, मुस्कान, बेटा ये आज आप दोनों ही एक्टिव नहीं है। तो आप लोगों के पास कोवलेंट बॉन्ड, इट कैन बी पोलर एज वेल एज नॉन पोलर, ठीक है। ये पोलर और नॉन पोलर दोनों तरीके से हो सकता है, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल, डबल एंड ट्रिपल शॉर्ट लाइंस, ठीक है।
तीसरी लाइन ट्रिपल शॉर्ट लाइन जो होगी वो आपकी इसी के ऊपर आएगी, यानी डबल के ऊपर तीसरी लाइन आएगी। तो इसको हम लोग सिंगल, डबल और ट्रिपल शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इस बात को बताती है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से शेयर हो रहे हैं। सिंगल शॉर्ट लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी कि एक एक शेयरिंग हो रही है दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन की। डबल शॉर्ट लाइन रिप्रेजेंट करेगी कि दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और ट्रिपल शॉर्ट लाइन जो है वो इस बात को रिप्रेजेंट करेगी कि जो है वो तीनों तरफ से, यानी तीन तीन इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से शेयर हो रहे हैं। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है, जिस तरह आपका ये कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज हो गई, अब आप लोगों के पास है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक तरफ से शेयरिंग हो रही होती है, सही है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती बल्कि वन साइडेड शेयरिंग होती है। तो इट कैन ओनली बी फॉर्म बिटवीन डिसिमिलर एटम। देखिए बेटा, अगर वन साइडेड शेयरिंग है तो इसके अंदर आयोनिक वाली प्रॉपर्टी आ रही है, और आयोनिक वाली प्रॉपर्टी आ रही है तो आयोनिक कभी भी सिमिलर एटम्स के दरमियान में नहीं बनता। आयोनिक की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है कि आयोनिक हमेशा डिसिमिलर एलिमेंट्स के दरमियान में ही फॉर्म होता है, कभी भी सेम एलिमेंट्स मिलकर आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते। लिहाजा यहाँ पर आप लोगों के पास कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हमेशा, क्योंकि उसके अंदर आयोनिक प्रॉपर्टी है, तो वो हमेशा डिसिमिलर एटम्स के दरमियान में ही बनता है, सिमिलर एटम्स के दरमियान में नहीं बन सकता। जस्ट लाइक कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर में बन सकता है, आयोनिक बॉन्ड जो है वो सिमिलर में नहीं फॉर्म हो सकता। सॉरी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर में फॉर्म नहीं होता, ये हमेशा जो है वो पोलर ही होता है। अब लाजमी बात है कि इसके अंदर आयोनिक प्रॉपर्टी है तो ये पोलर प्रॉपर्टी को तो अवेल करेगा, क्योंकि पोलर जो है वो आयोनिक के पास करीब वाली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और आयोनिक से रिसेंबल करती हुई प्रॉपर्टी होती है। बट ये नॉन पोलर नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन पोलर तो हमेशा जो है वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड में ही फॉर्म होता है, सही है। यानी नॉन पोलर के अंदर ई एन वैल्यू का डिफरेंस जो है वो जीरो के बराबर होता है, जबकि कोऑर्डिनेट में जो है वो ई एन वैल्यू का डिफरेंस जीरो नहीं आ सकता। तो ये जो है वो हमेशा आपका पोलर होगा, नॉन पोलर नहीं हो सकता। और इसके अलावा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपकी एरो की टेल बताती है कि कौन शेयर कर रहा है, और हेड बताता है कि कौन उस शेयरिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। यानी टेल जो है वो डोनर कहलाती है, डोनर को रिप्रेजेंट करती है, और हेड जो है आपका वो एक्सेप्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों के पास जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसकी। तो कुछ चीजें हैं बेटा फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, ये एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकती हैं। तो नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज वेल एज सिमेट्रिकल, ठीक है। बेसिकली ये जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, चार्जेस इनके ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में कैंसिल कर देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन वो आप लोग चैप्टर 4 में भी पढ़ चुके हैं, 5 में भी पढ़ चुके हैं, कि द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब आप लोगों के पास जो है वो इसी तरह कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट विद वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। तो बेटा देखिए, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि एटम्स को आपस में होल्ड रखती हैं एक दूसरे के साथ, सही है। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आपकी वो फोर्सेस हैं जो किसी भी एटम को आपस में होल्ड रखती हैं एक दूसरे के साथ, और उनका बॉन्ड बना के रखती हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो वीक फोर्सेस होती हैं, सही है, क्योंकि इनके अंदर शेयरिंग हो रही होती है, तो इनका जो है वो वीक फोर्सेस होती हैं। सिंपल, NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड, ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है, आपने इसकी फॉर्मेशन भी पढ़ी थी सवाल में। If the electronegativity difference of bonded atom is more than 1.7, the bond is called electrovalent। कि अगर En वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी En वैल्यू किसी भी बॉन्डेड एटम की मोर देन 1.7 है, 1.7 से अबव है, तो वो आपका किस पे कन्वर्ट हो जाता है? आयोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। अच्छा, द फोर्स विच होल्ड्स एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। वही चीज बेटा जो अभी आपको डेफिनेशन में बताया था कि वो फोर्सेस जो किसी भी
एटम्स को या मॉलिक्यूल को आपस में एक दूसरे के साथ होल्ड रखती हैं, तो वो कहलाती हैं आपकी इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस। द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड नेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। के पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन और नेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, यानी बेटा देखें फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ये वैसे भी हमेशा अपने पास जो है वो नेगेटिव चार्ज ही रखते हैं। तो इनके दरमियान का जो वो जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, कि हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ जो कंबाइन करता है, तो वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव बिहेव कर रहा होता है और बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो आपके एज अ नेगेटिव बिहेव करते हैं। CO2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, अब जैसे आपको पढ़ाया था ना पोलर और नॉन पोलर, तो बेटा देखिए नॉन पोलर यूजुअली डिसिमिलर एलिमेंट्स के दरमियान में, सिमिलर एलिमेंट्स के दरमियान में बनती है। बट अगर डिसिमिलर एलिमेंट इस तरीके से हैं कि उनका EN वैल्यू डिफरेंस 0 आ रहा है, तो वो आपका जो है वो नॉन पोलर ही कहलाएगा। तो CO2 के अंदर अगर हम EN वैल्यू का डिफरेंस देखें इनका, तो वो 0 के बराबर आएगा अप टू, तो वो आपका जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, या बहुत कम होगा EN वैल्यू का डिफरेंस। द एटम विच एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एक्सेप्टर। ये कोऑर्डिनेट के अंदर आता है, जो एरो हेड रिप्रेजेंट करता है ना एक्सेप्टर को, तो लिहाजा जो वो एटम जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो आपका एक्सेप्टर कहलाता है, और जो उसको डोनेट करे वो आपका डोनर कहलाता है। और फाइनली आपका द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयंस एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, कि अच्छा हाँ, इसमें बेटा एक डेफिनेशन और आती है, वो है मेटालिक बॉन्ड की। तो वो डेफिनेशन आप लोग यहाँ फिल इन द ब्लैंक से देखकर भी लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव आयन एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स। सही है, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। देखिए मेटालिक बॉन्ड में जो है ऐसा बॉन्ड फॉर्म होगा जिसमें कोई ना कोई मेटल इन्वॉल्व होगा, जस्ट लाइक सोडियम हो गया, ठीक है, बेरिलियम हो गया, कोई भी मेटल जिसमें फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और एक जो है मेटल का पॉजिटिव न्यूक्लियाई कंबाइन हो रहा है किसी भी एलिमेंट के नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो वो चीज जो है वो मेटालिक बॉन्डिंग कहलाएगी। ठीक है, और ये मेटल्स के दरमियान में फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, यानी इसके अंदर एक एक एलिमेंट लाजमी तौर पर मेटल मौजूद होगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक बता दें कोई टॉपिक ऐसा जो दोबारा से पढ़ना हो या फिर कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही हो डेफिनेशन वगैरह में किसी भी। नो सर। तो चैप्टर नंबर 5 आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कॉपीज वगैरह में आप लोगों ने कितना काम किया है बेटा ये बताएं। सर कॉपीज मिली नहीं है अभी से, मैम ने बोला सितंबर में आएंगे। अच्छा, चलें तो, लेकिन जितना आप लोगों को पढ़ाया है सही है, उसका रिव्यू जरूर करते रहे। लेक्चर्स अपलोड अब तो हो गए मेरे ख्याल से लास्ट जी इस, सर। जी लेक्चर्स अपलोड हो गए, तो आप उसको जो है वो रिव्यूज वगैरह जरूर करते रहा करें। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ एक दो चीजें पूछ रहा हूँ, पोलर नॉन पोलर। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को कहा था कि एक दो सवाल पूछूंगा इसके अंदर, कि पोलर और नॉन पोलर के अंदर EN वैल्यू का डिफरेंस कितना होता है, क्या रेंजेस होती हैं। हाँ भाई, जल्दी से कोई भी स्टूडेंट बता दे, पोलर में बता दें EN वैल्यू रेंज कितनी होनी चाहिए कि वो एलिमेंट जो है वो पोलर कहलाता है। 0। नहीं, वो नॉन पोलर में होती है बेटा। नॉन पोलर में 0 होती है। जी नॉन पोलर, और पोलर में 1.7। जी, जीरो से अबव, जीरो से अबव एट 1.7 तक। ठीक है, अच्छा चलिए, तो बेटा ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक है, और अब इसके बाद जो है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट तो कराने का इस वक्त टाइम नहीं है, तो इस चैप्टर का अच्छे तरीके से रिव्यू कर लिएगा। सही है, और
नेक्स्ट क्लास जो है वो आपकी फिजिक्स की, अभी मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, चाहिए विद इन 2 से 3 मिनट आप लोगों को मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है वो फिजिक्स की क्लास ज्वाइन कर लिएगा, ठीक है बेटा? जी। चलें बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।